अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने इंटरफेस के बारे में बात की थी जो एक सेल की लाइफ साइकिल में या इसकी मुद्दत हयात में ज़्यादातर हिस्सा लेता है जैसे जैसे वो बढ़ता है और इसका डीएनए रेप्लिकेट करता है और फिर वो और बढ़ता है। तो अब हम बात करेंगे सेल के तक़सीम होने की, हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में। और अगर हम ऐन मुताबिक बात करें तो माइटोसिस वो अमल है जिसमें एक न्यूक्लियस हो जाएगा तब्दील दो न्यूक्लियाई में, जिन दोनों में शामिल होगी असल वाली जेनेटिक मालूमात। अब जैसे जैसे हम माइटोसिस से बाहर निकलते हैं हम दाखिल होते हैं साइटोकाइनेसिस में, जो कि फिर तकसीम करेगा इन दोनों न्यूक्लियाई को एक अलग सेल में। जब हम इस साइटोप्लाज्म को तकसीम करेंगे यहाँ पर, अब देखते हैं कि ये सब कुछ होता कैसे है। तो यहाँ पर इंटरफेस ख़त्म हुआ था जहाँ हमारे पास है ये बड़ा सेल, इसका डीएनए हो चुका है रेप्लिकेट, हमारे पास हैं दो सेंट्रोसोम्स यहाँ पर। अब जो पहला फेज़ है माइटोसिस का, इसमें सबसे पहले डीएनए और क्रोमोसोम्स ये जाते हैं अपने क्रोमैटिन फॉर्म से जहाँ ये सारे फैले हुए हैं, ये जाते हैं एक कंडेंस्ड फॉर्म में जिसको आप एक लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ये पर्पल क्रोमोसोम जो रेप्लिकेशन के बाद अब बना हुआ है दो सिस्टर क्रोमैटिड्स से, ये अब दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। इसका यहाँ होगा एक सेंट्रोमेर जहाँ से ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़ते हैं और अभी ये जुड़ी हुई दो सिस्टर क्रोमैटिड्स इनको एक क्रोमोसोम की तरह लिया जाता है। हालांकि रेप्लिकेशन से पहले भी इसको एक ही क्रोमोसोम माना जाता था और अब हम नीला क्रोमोसोम भी यहाँ बना सकते हैं। ये भी अब कंडेंस्ड शक्ल में है। ये हो गई एक सिस्टर क्रोमैटिड और ये हो गई दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड। ये आपस में जुड़े हुए हैं इस जगह पे जिसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो ये कंडेंस्ड शक्ल में आ रहे हैं जैसे जैसे हम माइटोसिस में दाखिल हो रहे हैं। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो थोड़ा थोड़ा करके जाना शुरू कर देती है, ये जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो दो सेंट्रोसोम्स हैं ये माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे सेल की मुखालिफ अतराफ में। तो एक जा रहा है उस तरफ और दूसरा हो सकता है चला जाए इस तरफ, और ये बहुत नाकाबिले यकीन है। ये बहुत आसान है कहना कि ये हो जाता है इसके बाद ये हो जाता है और वो हो जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन याद रखें कि इस सेल के पास दिमाग नहीं है। ये सब हो रहा है केमिकल और थर्मोडायनामिक रिएक्शंस के ज़रिए, और कुछ मखसूस ट्रिगर्स होते हैं इस बात पर मुनहसर कि सेल अपनी लाइफ साइकिल में कहाँ है। ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि ये स्ट्रक्चर्स देखने में तो बहुत आसान लगते हैं लेकिन असल में ये सब कुछ बहुत पेचीदा है। ये जानता है कि कब क्या करना है जबकि इसके पास कोई जहानत नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना काम बखूबी अंजाम देता है। मैं जो ये सब कुछ यहाँ बता रही हूँ इस पूरे अमल का अमूमी जायज़ा तो सबको अच्छे से मालूम है, लेकिन साइंसदान अभी भी इसको सही से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब मुख्तलिफ चीज़ें होती कैसे हैं जब इनको होना होता है, क्या असल में ये हो रहा होता है और क्या मैकेनिज़्म इसमें इस्तेमाल होता है। खैर, ये जो पहला फेज़ है माइटोसिस का, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये गायब होना शुरू हो जाती है। सेंट्रोसोम चले जाते हैं सेल के मुखालिफ अतराफ में और हमारा डीएनए जो है वो कंडेंस हो जाता है एक तरह से क्रोमोसोम्स की कंडेंस्ड शक्ल में, और हम इसको कहते हैं प्रोफेज। तो ये है प्रोफेज माइटोसिस का। अब हम यहाँ से चलते हैं अगले फेज़ की तरफ। अब अगले फेज़ में मैं एक बार फिर यहाँ सेल बना लेती हूँ। तो अब अगले फेज़ में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो चुकी है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के बीच में लाइन अप करना शुरू हो जाते हैं। तो ये आ गया आपका नीला वाला, ये है एक सिस्टर क्रोमैटिड और ये आ गई दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड और ये जुड़े हुए हैं सेंट्रोमेर पे। और फिर ये आ गई पर्पल की सिस्टर क्रोमैटिड और ये आ गई दूसरी, ये यहाँ पे आ गया आपका सेंट्रोमेर। हमारे सेंट्रोसोम्स सेल के मुखालिफ अतराफ पर मौजूद हैं। मैं इनको यहाँ लेबल भी कर देती हूँ। ये हैं सेंट्रोसोम्स
और जहाँ से 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़ी हुई हैं, इनको कहते हैं सेंट्रोमेर। अब आपने शायद ये लफ्ज़ सुना हो, सेंट्रियोल्स। ये असल में मौजूद होते हैं सेंट्रोसोम्स के अंदर। ये दिखने में एक सिलेंडर की तरह होते हैं। दोनों सेंट्रोसोम्स में 2-2 सेंट्रियोल्स होते हैं, तो इससे शायद आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी कम हो जाए। और ये जो बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सेल में चीज़ों को घूमना, चीज़ें जो लाइन अप कर रही हैं, चीज़ें जो अलग हो रही हैं, इनका आपस में एक बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है, जिससे ये सब कुछ होता है। और जो ये सेंट्रोसोम्स हैं, इनका क्या किरदार होता है? अभी तक तो मैं ये सिर्फ बनाए जा रही हूँ, तो इनका जो किरदार होता है वो ये कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये इस तरह से एक दूसरे से निकलते हैं और जुड़ते हैं, और ये इन क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेर से भी होकर जाते हैं, और ज़्यादातर ये मदद करते हैं चीज़ों को ठीक से पुश और पुल करने में, यानी धकेलने में या अपनी तरफ खींचने में। तो ये मदद करते हैं कि ये दोनों सेंट्रोसोम्स को एक दूसरे से दूर धक्का दिया जाए, और जैसा हम देखेंगे अगले फेज़ में, ये काबिल होते हैं एक सिस्टर क्रोमैटिड को अपनी जोड़ी से खींचकर दूसरे के पास ले जाने में। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ गायब हो चुका है। क्रोमोसोम्स आपस में इस तरह से लाइन अप हो चुके हैं और सेंट्रोसोम्स सेल के मुखालिफ अतराफ में मौजूद हैं। हम इस फेज़ को कहते हैं मेटाफेज़। मेटाफेज़ ये है मेटाफेज़ माइटोसिस का। और अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। अब जो अगली चीज़ होगी वो ये कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये एक-एक सिस्टर क्रोमैटिड्स को खींचना शुरू कर देंगे। ये मैं यहाँ बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा आपका सेंट्रोसोम, और ये हैं आपके सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके सेल में। ये रहा यहाँ पर दूसरा सेंट्रोसोम, और ये वाला जो है ये खींचना शुरू करेगा एक नीले क्रोमैटिड को अपनी तरफ। ये भी मैं यहाँ बनाकर दिखाती हूँ। तो ये हो गया एक नीला क्रोमैटिड यहाँ पर, और जो ये वाला सेंट्रोसोम है ये खींचेगा दूसरे क्रोमैटिड को अपनी तरफ, और बिल्कुल यही चीज़ होगी पर्पल क्रोमैटिड्स के लिए भी। ये वाला खिंचा चला जाएगा इस तरफ, और ये दूसरा वाला इस तरफ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम था, जहाँ से ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े थे, ये भी अलग हो चुके हैं, और अब ये दोनों भी अलग अलग क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। तो अब आपके पास हो गए हैं 4 क्रोमोसोम्स इस सेल के अंदर। इस चीज़ को हम कहते हैं किनेटोकोर। और ये इंटरफेस कैसे काम करता है और चीज़ें अपनी जगह से कैसे हिलती हैं, ये भी अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। कुछ चीज़ें समझ आ चुकी हैं और कुछ पे अभी भी तहकीक जारी है। तो एक सेल तकसीम होने वाली आसान सी चीज़ भी समझने में इतनी आसान नहीं है जितनी नज़र आती है शायद। तो ये चीज़ यहाँ पर जहाँ आप देख सकते हैं डीएनए को माइग्रेट करते हुए सेल के दोनों तरफ, हम इस फेज़ को कहते हैं एनाफेज़। एनाफेज़ ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। और फिर ये हमें अब ले चलता है माइटोसिस के आखिरी फेज़ की तरफ, और इसको कहते हैं टेलोफेज़। ये भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ, टेलोफेज़। ये मैं यहाँ पर बना के भी दिखाती हूँ कि इसमें होता क्या है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सेल को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ बनाया था, ताकि ये तैयार हो सके साइटोकाइनेसिस के लिए, जहाँ पे ये सेल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो ये मैं यहाँ थोड़ा और वाज़ेह कर देती हूँ। साइटोकाइनेसिस दरअसल एक बिल्कुल अलग अमल है माइटोसिस से हटकर। हालांकि ये दोनों अमल मिलकर मदद करते हैं एक सेल को 2 हिस्सों में तकसीम होने की। तो अब टेलोफेज़ में आपका जो सिस्टर क्रोमैटिड था, इसको अब हम एक अलग क्रोमोसोम कह सकते हैं। और फिर हमारे पास है ये दूसरा वाला क्रोमोसोम यहाँ पर। यही चीज़ मैं दूसरी तरफ भी बना लेती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं बिल्कुल एक अलग तरीके से बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि इस फेज़ में आप वो सब चीज़ें अलग कर रहे हैं जो प्रोफेज़ में हुई थी। प्रोफेज़ में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हुई थी और क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन भी इस तरह से हुई थी। लेकिन टेलोफेज़ में आप इसको थोड़ी अनवाइंड होता हुआ देखेंगे। इसकी थोड़ी सी अनवाइंडिंग होगी। पहले मैं बना लेती हूँ दोनों सेंट्रोसोम्स।
अच्छा, मैं बताती चलूँ कि अनवाइंडिंग से क्या मुराद है। कंडेंस्ड फॉर्म जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अनवाइंडिंग से मुराद ये है कि ये थोड़ा-सा ढीला होना शुरू होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बन चुके हैं सेंट्रोसोम्स। तो ये आगे दोनों सेंट्रोसोम्स, ठीक है। अब जो ये नीला डीएनए है, ये यहाँ पर है, लेकिन ये अब थोड़ा खुलना शुरू हो रहा है और यही चीज़ दूसरी तरफ भी होगी। यहाँ ये पर्पल क्रोमोसोम के साथ भी यही होगा। ये भी दोनों तरफ खुलना शुरू हो जाएगा और अब आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बनना शुरू हो जाएंगी इस डीएनए के इर्द-गिर्द। तो एक बार फिर ये वो चीज़ दोबारा कर रहा है जो प्रोफेज़ में इसने ख़त्म की थी। और जब एक बार ये हो जाता है, बुनियादी तौर पर आपके पास होंगे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, डीएनए वापस चला जाएगा अपनी क्रोमैटिन शक्ल में और फिर आपके पास होगा साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस वो अमल है जिसमें ये पूरी तरह से पिंच हो जाता है या दब जाता है और आपके पास आ जाते हैं दो मुख्तलिफ सेल्स। और शायद कुछ लोग कहें कि ये शुरू होता है एनाफेज में और ख़त्म होता है टेलोफेज के बाद, लेकिन असल में ये हो रहा होता है माइटोसिस के आखिर में, बिल्कुल इसके साथ साथ। तो ये है जनाब साइटोकाइनेसिस। बुनियादी तौर पर ये वो अमल है जहाँ ये बड़ा सेल जिसमें दो न्यूक्लियाई थे, ये कैसे पूरी तरह से तकसीम हो जाता है दो मुख्तलिफ सेल्स में और इस वक्त आप वापस आ जाते हैं सेल साइकिल के इस वाले फेज़ में। अब होगा ये कि दो अलग सेल्स गुजरेंगे इंटरफेज से, G1 से S फेज से, अपना डीएनए करेंगे रेप्लिकेट और फिर G2 फेज से फिर थोड़ा और बढ़ेंगे और फिर दोबारा गुजरेंगे माइटोसिस से और फिर ये दो सेल्स तब्दील हो जाएंगे 4 सेल्स में। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत हद तक अंदाज़ा हुआ होगा कि माइटोसिस का अमल किस तरह से पेश आता है और इसके क्या क्या मुख्तलिफ फेजेस होते हैं और उन मुख्तलिफ फेजेस में क्या क्या सरंजाम दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इस सब में मज़ा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।